हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की जो मेरी क्लास है वो भूगोल विषय का है, कक्षा 8वीं का। और उस कक्षा 8वीं के भूगोल विषय की जो क्लास में हम लोग करने वाले हैं, भूगोल में 3rd चैप्टर का प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, जिसका नाम है आर्द्रता एवं मेघ। आर्द्रता एवं मेघ ये जो भूगोल विषय का 3rd चैप्टर है, इसी का जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले। बहुत से बच्चों के कमेंट के हिसाब से मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है। और मैंने इसके पहले जो है एक वीडियो में मैंने लेसन नंबर 2 जो है आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसका जो है वीडियो मैंने क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने बना दिया है। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर वहाँ से देखना है, ओके। और अभी जो मैं 3rd चैप्टर का करवा रही आर्द्रता एवं मेघ, पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रश्न नंबर पहला, सही जोड़ियाँ लगाओ एवं श्रृंखला पूर्ण करो। ठीक है, पहला है सिरस। सिरस का जो पहला आंसर आएगा अधिक ऊंचाई पर, ओके, ये मैंने यहाँ पे डाला अधिक ऊंचाई पर। उसके बाद आएगा हिम स्फटिक मेघ, हिम स्फटिक मेघ आएगा। सेकंड है क्यूम्बुलोनिम्बस, इसका आंसर आएगा आसमान में खड़ा विस्तार। इसका आगे ही उसका आंसर है गरजने वाले मेघ है ये, ओके। उसके बाद आएगा निम्बोस्टेटस, इसका जो आंसर आएगा कम ऊंचाई पर और बूंदाबांदी, ओके, ये इसका आंसर आएगा। थर्ड है अल्ट्रोक्यूमुलेंस। अल्ट्रोक्यूमुलेंस का आंसर है मध्यम ऊंचाई पर और चलायमान मेघ, ये इसका चौथे का आंसर आएगा। तो आपको इसको क्या करने का है, क्रम से लगाने का। तो आपको जैसे मैंने ये वाला लगाया ना, ये वाले का, तो आपको किस प्रकार से इसका आंसर लिखना होगा कि ये जो इसका ये वाला इधर आ जाएगा और जो है फर्स्ट ये वाला इधर आ जाएगा। तो आपको इसे सामने सामने लिखना है। 1 मिनट में आपको लिख के देखिए आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। जैसे कि आपने इसमें लिखा आ, ये हो गया हमारा ब, ये हो गया हमारा क। तो आप पहला नंबर डालेंगे, इसमें लिखेंगे सिरस, हो गया। इसका आंसर मैंने पहले क्या बताया आपको, ये वाला, ठीक है। तो इसके आगे आपको ऐसे करके अधिक ऊंचाई पर, ओके। इसके बाद आएगा इसके आगे का बक्का में क्या आएगा, इसके आगे ये कौन से हैं, हिम स्फटिक मेघ, हिम स्फटिक मेघ, ओके। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। उसके बाद आप सेकंड लिखेंगे, यही वाला लिखेंगे, उसके आगे जो मैंने सेकंड नंबर पर डाला है उसको आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये जो है श्रृंखला पूर्ण होगी, ओके। आया समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, कोष्टक में से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। ये कोष्टक है, इसमें से आपको ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, जो रिक्त स्थान दिया, उसमें सही आंसर कौन सा आएगा वो आपको चुन के लिखना है। तो पहला क्या है, वायु की डैश वायु के तापमान पर निर्भर होती है। तो वायु का क्या जो है वायु के तापमान पर निर्भर होती है, तो इसका आंसर क्या है, वायु की आएगा इसमें वाष्प धारण क्षमता। इसमें कौन सा आंसर क्या आएगा हमारा, वाष्प धारण क्षमता, वाष्प धारण क्षमता है ना। वायु क्षमता क्या, वायु की वाष्प धारण क्षमता किस पे होती, वायु के तापमान पर निर्भर रहता है, ओके। इसके बाद अगर 1 घन मीटर वायु में कितने ग्राम वाष्प है, यह देखकर डैश की गणना की जाती, किसकी गणना की जाती है, ठीक है। आपको आंसर याद होगा, मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि जब हम लोग वायु की घन मीटर, मतलब वायु की घन मीटर जो है वायु में जितनी ग्राम वाष्प होती है उसे देखकर जो है किसकी जो गणना की जाती है, निरपेक्ष आर्द्रता की। आंसर क्या आएगा हमारा, निरपेक्ष आर्द्रता, ओके, निरपेक्ष आर्द्रता, ओके, ये हमारा आंसर आएगा। इसके बाद हमारा है थर्ड, मरुस्थलीय प्रदेश में डैश कम होने से हवा शुष्क हो जाती। क्या कम होने से, मरुस्थलीय प्रदेश में सापेक्ष आर्द्रता है ना, सापेक्ष आर्द्रता, ये वाला आंसर आएगा सापेक्ष आर्द्रता, क्या, सापेक्ष, ओके, 1 सेकेंड, ओके, सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है। सापेक्ष जो है आर्द्रता कम होने के कारण
आर्द्रता कम होने के कारण जो है हवा शुष्क हो जाती है। उसके बाद तीसरा है डैश ई का डैश प्रकार का मेघ आंधी का संकेत है। आपको मालूम है कौन से प्रकार के मेघ जो है आंधी लाता है, तो क्या आएगा क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, तो आपको ये आंसर लिखना है यहाँ पे। ओके, ये आंसर इसका आएगा। इसके बाद खुले वातावरण में वायु में स्थित वाष्प का वातावरण में धूल के कणों के आपस डैश होता है, आसपास डैश होता है। क्या आसपास? खुले वातावरण में वायु में स्थित वाष्प का वातावरण के धूल के कणों के आसपास होते हैं। डैश आसपास होते, क्या होता है? क्या आएगा इसका आंसर? बचा हमारा खाली आंसर एक, वो है यहाँ पे आएगा आंसर, इसमें गलत दिया हुआ बेटा, यहाँ पे सघनी भवन नहीं होगा, यहाँ पे आएगा सघनन। क्या आएगा? सघनन। ठीक है, सघनन आंसर आएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, अंतर स्पष्ट करो। आर्द्रता एवं मेघ, इसके बाद आएगा सापेक्ष आर्द्रता एवं निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में दोनों में, और क्यूमुलेंस मेघ एवं क्यूमुलोनिम्बस मेघ में जो है अंतर स्पष्ट करो। ओके, चलिए हम इसका जो आंसर देखते हैं। चलिए आंसर देखते हैं, आर्द्रता एवं मेघ में क्या अंतर है। तो पहला है अर्थ। ओके, अर्थ देखेंगे, आपको ऐसे आंसर लिखना। अर्थ लिखना क्या है? वाष्प में उपस्थित जल वाष्प के कारण प्राप्त नमी को वायु की आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु में उपस्थित जल वाष्प है, वायु में उपस्थित जल वाष्प के कारण, जल की जो वाष्प होती है उसके कारण प्राप्त नमी को हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है मेघ किसे कहते हैं? वातावरण में ऊंचाई पर सघनन के परिणाम स्वरूप निर्मित जल कण और हिमकण वायु में उपस्थित धूल के कणों को आसपास जमा हो जाते हैं। इन जमाव को हम मेघ कहते हैं। ओके, अभी दृश्यता में क्या आएगा? वायु की आर्द्रता अदृश्य स्वरूप की होती है और मेघ जो है दृश्य स्वरूप का। दोनों में अंतर क्या है? वायु की जो आर्द्रता होती है अदृश्य होती है और जो होती है मेघ जो होता है दृश्य स्वरूप का होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग अंतर स्पष्ट देखेंगे, सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता। पहले सापेक्ष आर्द्रता का अर्थ देखेंगे। एक विशिष्ट तापमान पर विशिष्ट आयतन वाली वायु की निरपेक्ष आर्द्रता और वाष्प धारण क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसके बाद निरपेक्ष आर्द्रता एक विशिष्ट तापमान पर एक घन मीटर वायु में उपस्थित वाष्प की ग्राम में मापी गई मात्रा को उस वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ओके, अब हम सूत्र देखेंगे इसका। ओके, ये आपको 2 नंबर के लिए पूछ सकता है या 3 नंबर के लिए पूछ सकता है। सूत्र, सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में मापी जाती है, जो कि निरपेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में नहीं नापी जाती है। ओके, तो सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत जितना होगा निरपेक्ष आर्द्रता बटे वाष्प धारण क्षमता गुणे 100, जल वाष्प की मात्रा बटे वायु का आयतन। ये हमारा हो गया सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता का अंतर स्पष्ट करो। इसके बाद हम देखेंगे क्यूमुलेंस मेघ और क्यूमुलोनिम्बस मेघ के। अब हम देखेंगे क्यूमुलेंस मेघ एवं क्यूमुलोनिम्बस मेघ में जो है अंतर। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको देखेंगे, इसका अर्थ क्या है। क्यूमुलेंस मेघ किसे कहते हैं? धरातल पर 500 से 600 मीटर की ऊंचाई के बीच में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत कम ऊर्ध्वा विस्तृत के मेघ को हम क्यूमुलेंस मेघ कहते हैं। और क्यूमुलोनिम्बस मेघ हम किसे कहते हैं? धरातल पे 500 से 600 किमी की ऊंचाई के बीच में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत अधिक ऊर्ध्वा विस्तृत के मेघ को हम क्यूमुलेंस मेघ कहते हैं। इसके बाद आएंगे द्योतक। द्योतक देखें, क्यूमुलेंस मेघ सुनहरे मौसम के द्योतक होते हैं और क्यूमुलोनिम्बस मेघ आंधी
तूफान के द्योतक होते हैं, मतलब वो हमें सूचना देते हैं। और यहाँ पे जो है मौसम की सुनहरे मौसम का जो है हमें सूचना मिलती है, और यहाँ पे हमें आंधी तूफान के मौसम की सूचना मिलती है। ओके, उसके बाद है हमारा अंतस्पष्ट हमारा हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देके प्रश्न के उत्तर दो। किस प्रदेश की हवा शुष्क होती है? ओके, तो कौन से प्रदेश की जो है हवा शुष्क होगी? ओके, उसके बाद हम देखेंगे आर्द्रता का मापन कैसे किया जाता है, और घनीभवन हेतु कौन कौन से कारकों की आवश्यकता होती है। मेघ से तुम क्या समझते हो, इसके प्रकार लिखेंगे। इसका आंसर बहुत ईजी है। कौन कौन से मेघ वर्षा करते हैं? सापेक्ष आर्द्रता का प्रतिशत किससे संबंधित है? ये इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ओके, इस प्रकार से है इसका आंसर। किस प्रदेश की हवा शुष्क हो, किसी प्रदेश की हवा शुष्क क्यों होती है? तो आंसर इस प्रकार, किसी प्रदेश की हवा में वाष्प की मात्रा कम होने के कारण उस प्रदेश की हवा शुष्क होती। क्यों होती है? सीधा सिंपल भाषा है उसकी कि जब हवा में वाष्प मात्रा की क्षमता कम होगी तो जो होता है उस प्रदेश की वाष्प जो है हवा जो है शुष्क होगी। संघनन हेतु, ठीक है, संघनन हेतु कौन कौन से कारकों की आवश्यकता होती है? संघनन हेतु इन कारकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि ओके, तो क्या है संघनन हेतु कौन कौन से कारक है? संघनन हेतु कारकों की आवश्यकता होती है, जैसे कौन कौन से कारक? सापेक्ष आर्द्रता का बढ़ना और वायु का औष्ण बिंदु तापमान पर पहुंचना। जब ये दोनों होंगे तभी तो संघनन होगा। यही कारक है संघनन हेतु के, संघनन के लिए जो ये दोनों कारक होना अपेक्षित है। सबसे सापेक्ष आर्द्रता का बढ़ना और वायु का औष्ण बिंदु तापमान पर पहुंचना। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन था, सापेक्ष आर्द्रता का प्रतिशत किससे संबंधित है? सापेक्ष आर्द्रता का प्रतिशत किसी विशिष्ट तापमान की विशिष्ट आयतन वाली वायु की निरपेक्ष आर्द्रता और वाष्प धारण क्षमता से संबंधित है। क्या है आंसर? कि सापेक्ष आर्द्रता का प्रतिशत किसी विशिष्ट तापमान की विशिष्ट आयतन वाली वायु की निरपेक्ष आर्द्रता और वाष्प धारण क्षमता से संबंधित है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, कौन कौन से मेघ वर्षा करते हैं? तो निम्बोस्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस प्रकार के मेघ जो है वर्षा करते। दो ही मेघ वर्षा करते, एक तो है निम्बोस्ट्रेटस और दूसरी है क्यूमुलोनिम्बस मेघ, ये जो है वर्षा करते हैं। ओके, ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन का जो आंसर था वो है उसके बाद देखेंगे जैसे कि हम लोगों ने किसी प्रदेश में वायु हवा शुष्क क्यों होती है, ये आंसर देखा। आर्द्रता का मापन कैसे किया जाता है, ये देखा। ठीक है, आर्द्रता का मापन कैसे किया जाता है ये मैं इसका आंसर अभी बताऊँ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि मेघ से तुम क्या समझते हो, उसके प्रकार लिखो। तो मेघ से क्या समझते हो, ठीक है, उसके प्रकार। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में से ही देखेंगे कि संघनन के कारण वातावरण में अधिक ऊंचाई पर सूक्ष्म कण, जल कण एवं हिम के कण वायु में तैरने लगते हैं। वायु में स्थित धूल के कणों के आसपास वे एकत्र हो जाते हैं और आकार में बड़े होने लगते हैं। इस समुच्चय को मेघ कहते हैं। ओके, तो ये आंसर आपको यहाँ से यहाँ, और उसके प्रकार तो आपको मालूम है कि उसके प्रकार आपको यहाँ से मिलेंगे। मेघ के 3 प्रकार हैं, तो आपको आंसर यहाँ से इस प्रकार लिखना होगा। मेघ के जो है 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है मेघ की धरातल, जो मेघ, यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा आपको, जो मेघ या जिस मेघ भी लिख सकते, जो मेघ धरातल के नज़दीक से मेघों की धरातल से नज़दीकता से तय होती है। जो मेघ होते वो कहाँ से तय होते? धरातल की नज़दीकता से तय होती। तो आपको लिखना पड़ेगा, ये जो पहला पॉइंट आएगा, मेघ 3 प्रकार है। पहला आएगा आपको कौन सा मेघ आएगा, आपको हेडिंग डालना पड़ेगा कि अधिक ऊंचाई वाले मेघ। पहला क्या लिखना पड़ेगा? अधिक ऊंचाई वाले मेघ।
तो उसका आंसर आप लिखेंगे, अधिक ऊंचाई वाला जब आंसर डालेंगे तो आप लिखेंगे जिन मेघों की ऊंचाई करीब 7,000 से 14,000 के मीटर के बीच में होती है उसे हम अधिक ऊंचाई वाले मेघ कहते हैं। तो वो कौन कौन से अधिक ऊंचाई वाले मेघ, जैसे कि आपको आंसर यहीं पे है, अधिक ऊंचाई वाले मेघ, ये हमारा अधिक वाला है। ये तीनों आपको लिखना रहेगा। ओके, फिर सेकंड पॉइंट में आपको आएगा कि मध्यम ऊंचाई वाला मेघ, आपको हेडिंग डालना रहेगा मध्यम ऊंचाई वाला मेघ। तो उसका आंसर जिन मेघों की ऊंचाई 2,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई होती है उन्हें हम मध्यम ऊंचाई वाले मेघ कहते हैं। और वो मेघ कौन से होते हैं आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, अल्टो स्टेशन और अल्टो क्यूमुलेंस, ये जो हमारे मध्यम ऊंचाई वाले मेघ हैं आपको वो भी दर्शाना। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आ जाएगा आपका कि कम ऊंचाई वाले मेघ, जिन मेघों की ऊंचाई 200 से भी कम ऊंचाई होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कम ऊंचाई वाले मेघ कहते हैं। वो कौन कौन सी मेघ है आपको यहाँ से आंसर उसका मिल, ये हो गया मध्यम, ये हो गया कम, तो आपको यहीं से आंसर इसका मिल जाएगा। ओके, अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा इसके बाद वाला क्वेश्चन था, आर्द्रता का मापन कैसे किया जाता है। आर्द्रता का मापन, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में वायु, उत्तर आएगा इस प्रकार। फर्स्ट पॉइंट, वायु में उपस्थित वाष्प की मात्रा को वायु की आर्द्रता कहते हैं, है ना। इस आर्द्रता का मापन दो रूपों में किया जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। तो पहले एक घन मीटर, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे आप, एक घन मीटर वायु में कितना ग्राम वाष्प होता है उसका मापन करके निरपेक्ष आर्द्रता ज्ञात किया जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखेंगे आप उसके अंतर्गत कि एक विशिष्ट तापमान का एक घन मीटर वायु की निरपेक्ष आर्द्रता वाष्प धारण क्षमता ज्ञात की जाती है। निरपेक्ष आर्द्रता और वाष्प धारण क्षमता का अनुपात ज्ञात करके सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात की जाती है। फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे उसके सूत्र। ओके, क्या है सूत्र कि निरपेक्ष आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो हम लोगों ने अंतःस्पष्ट में लिखा था। सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत निरपेक्ष आर्द्रता बटे वाष्प धारण क्षमता गुणे 100। इस प्रकार से जो है इसका आंसर होगा कि आर्द्रता का मापन कैसे किया जाता है। ओके, इसके बाद जो है हम देखेंगे भौगोलिक कारण। इसके बाद हम देखेंगे भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में क्या देखेंगे, भौगोलिक कारण लिखो में मेघ आसमान में तैरते हैं। दूसरा है ऊंचाई के अनुसार सापेक्ष आर्द्रता का जो है अनुपात बदलता है। वायु वाष्प संतृप्त हो जाती है। क्यूमुलेंस मेघ का परिवर्तन क्यूमुलोनिम्बस मेघ में होता है। ये आपका भौगोलिक कारण है। इसको जो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि मेघ आसमान में कैसे तैरते हैं। मेघ आसमान में तैरते हैं, क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट पॉइंट, वातावरण में अधिक ऊंचाई पर संघनन के कारण वायु के जल वाष्प के निर्माण, सूक्ष्म जलकण तथा हिमकण वायु में उपस्थित धूल के कणों को आसपास जमा होकर मेघ का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आएगा अत्यंत सूक्ष्म। ओके, अत्यंत सूक्ष्म कण लगभग भारहीन अवस्था में अर्थात बहुत हल्के होते हैं। वायु के जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रभाव के कारण इन हल्के कणों से बने मेघ आसमान में तैरने लगते हैं। ओके, ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि ऊंचाई के अनुसार सापेक्ष आर्द्रता बदलती है। सामान्यतः समुद्री सतह पर जो तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होने पर वायु की वाष्प धारण क्षमता अधिक हो जाती है। इसके कारण समुद्री सतह की वायु की आर्द्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओके, सेकंड पॉइंट में आप लिखिए सामान्यतः पर्वतीय प्रदेशों में अधिक ऊंचाई पर तापमान कम होता है। तापमान कम होने पर वायु की वाष्प धारण क्षमता कम हो जाती है। इसी के कारण अधिक ऊंचाई पर वायु की आर्द्रता अपेक्षाकृत कम होती है। इस प्रकार ऊंचाई के अनुसार सापेक्ष आर्द्रता जो है बदलती रहती है। ओके, ये हमारा आंसर था। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन था वायु जो है वायु वाष्प संतृप्त हो जाती है। तो उसका आंसर इस प्रकार से वायु
जो है संतृप्त कैसे हो जाती है? तो उसका आंसर इस प्रकार से है। पहला पॉइंट है इसमें, एक विशिष्ट तापमान पर वायु की वाष्प धारण क्षमता और वायु में उपस्थित वाष्प की मात्रा दोनों एक समान हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ऐसी स्थिति में वहाँ वायु अतिरिक्त जल वाष्प ग्रहण नहीं कर सकती है। इस प्रकार वहाँ जो है वायु वाष्प संतृप्त हो जाए। सबसे सिंपल सी यही है कि एक जब विशिष्ट तापमान पर वायु की वाष्प धारण क्षमता जो है वायु में उपस्थित वाष्प की मात्रा जो होती है, वाष्प की मात्रा और वायु की वाष्प धारण क्षमता दोनों एक समान हो जाती है। जब ये समानता आती है तो दोनों में जो ये स्थिति ऐसे जब आती है तो उस समय क्या होता है, जो जल वाष्प जो है वायु जो है और अधिक जो है जल की वाष्प जो है ग्रहण नहीं कर सकती है। इसी के कारण जो है वहाँ पे जो वायु जो है वाष्प संतृप्त हो जाती है। ओके, ये हमारा आंसर था। ओके, उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन था क्यूमुलेंस मेघ का परिवर्तन। ओके, उसका आंसर इस प्रकार से है। इसका आंसर इस प्रकार से है, क्यूमुलेंस मेघ का परिवर्तन क्यूमुलोनिम्बस मेघ में हो जाता है। पहला पॉइंट इसके अंदर आएगा उत्तर में, धरातल से क्यूमुलेंस मेघ कौन सी ऊंचाई पर रहता है? 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच वाले क्यूमुलेंस मेघ का ऊर्ध्वगामी विस्तार होता है। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, इस मेघ का ऊर्ध्वगामी विस्तार कभी कभी बढ़ जाता है। ऊर्ध्वगामी विस्तार में वृद्धि होने के कारण क्यूमुलेंस मेघ का परिवर्तन क्यूमुलोनिम्बस मेघ में हो जाता है। क्या होता है कि ये जो धरातल से 500-600 मीटर की ऊंचाई के बीच में जो क्यूमुलेंस मेघ जो है ऊर्ध्वगामी विस्तार में बहते हैं और जो है ये ऊर्ध्वगामी विस्तार कभी कभी बढ़ जाता है और इस विस्तार में वृद्धि होने के कारण जो है ये क्या करता है, क्यूमुलेंस मेघ है वो क्यूमुलोनिम्बस मेघ में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये आंसर मतलब भौगोलिक कारण जो है, भौगोलिक स्पष्टीकरण जो है समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है उदाहरण हल करो। उदाहरण हल करो में अगर आप देखेंगे तो ओके, ये जो मैंने दोनों प्रश्नों के उत्तर है, ये जो दोनों प्रश्नों के मैंने आपको जब लेसन पढ़ा रही थी तभी जो मैंने इन दोनों के प्रश्नों को हल करके पढ़ाते वक्त ही लेसन में मैंने सॉल्व किया है। ओके, उस वीडियो को आप देखेंगे और आप उससे समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा भूगोल के 3rd चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो ज्योग्राफी की क्लास रहेगी उसमें हम लोग 4th चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।